मंगल कामना, विनम्र अभिवादन। आज मैं जानबूझकर हिंदी में बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं जो विषय रख रहा हूँ वह आरक्षण के अंतर्गत उपवर्गीकरण का विषय है। अनुसूचित जाति के आरक्षण के अंतर्गत उपवर्गीकरण का यह विषय केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। यह विषय सारे भारत से संबंधित है और ये मैत्री इंडिया चैनल के माध्यम से यह विषय महाराष्ट्र के बाहर भी जाए, इसलिए मैं जानबूझकर आज हिंदी में बात करना चाहूँगा। 1 अगस्त 2025 महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आरक्षण के उपवर्गीकरण की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अनुसूचित जाति को जो 13% आरक्षण दिया गया है वह A, B, C, D इन 4 वर्गों में विभाजित किया जाएगा और इस प्रकार से अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण करना निश्चित किया है महाराष्ट्र शासन ने। उसके लिए बदर समिति बिठाई गई थी, उसके पहले एक रिपोर्ट आया था और ये सारी प्रक्रिया जो है, ये सारी प्रक्रिया इस प्रकार से नियोजित निर्धारित की जाती है कि सरकार को जो चाहिए वो रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ये फिक्स्ड है बिल्कुल, न्यायालय के निर्णय से लेकर तो ये उपवर्गीकरण की प्रक्रिया तक ये फिक्स्ड है कि सरकार को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। न्यायालय ने भी वही निर्णय देना चाहिए और समितियां जो गठित होती हैं, प्रस्तापित होती हैं, उनकी तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निश्चित किया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण होना तय है और उनकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। क्रीमी लेयर कब लगाएंगे मालूम नहीं, एक उचित अवसर पर क्रीमी लेयर की भी घोषणा हो सकती है क्योंकि आज के सर न्यायाधीश उस समय के संविधान पीठ के न्यायाधीश माननीय गवई साहब भूषण गवई साहब इन्होंने यह उपवर्गीकरण की बात की है, क्रीमी लेयर की बात कही है, जिसके संबंध में मैं उल्लेख बाद में करूंगा। और उनके पास फिर से एक याचिका गई थी। याचिका में यह मांग की गई थी कि क्रीमी लेयर लगाने का आदेश राज्यों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता, यह उस राज्य के ऊपर निर्भर करता है क्रीमी लेयर लगाए या नहीं लगाए, लगाए तो कब लगाए और क्रीमी लेयर लगाने के लिए कौन से क्राइटेरियाज, कौन सी कसौटियाँ निर्धारित की जाए, यह सारे राज्य की बात है। कसौटियाँ निर्धारित करते समय यदि कोई समस्या हो तो कोई सर्वोच्च न्यायालय तक, उच्च न्यायालय तक पहुंच सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं इस निर्णय के संबंध में बात करना चाहूँगा और यह निर्णय के संबंध में बात करते समय मैं न्यायालय ने क्या कहा इस पर बहुत कम बात करूँगा, मगर बाबा साहब क्या कहते हैं। 30 नवंबर 1948 को अनुच्छेद 16(4) के संबंध में या अनुच्छेद 16 के संबंध में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो वक्तव्य दिया है, जिसके चलते संविधान में अनुच्छेद 16(4), 16(1) आया है, उसके आधार पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है वो संविधान की दृष्टि से गलत है, संविधान को मान्य नहीं है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब मुझे हिम्मत देते हैं, बाबा साहब मुझे धीरज देते हैं कि आप ऐसा कह सकते हो, नहीं तो न्यायालय का अपमान हो जाएगा ना, नहीं तो ऐसा कहना न्यायालय का अपमान हो जाएगा। 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ, पहला संशोधन, जब माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। उन्होंने ही संविधान लिखा और उन्हीं के द्वारा संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। ये संशोधन सर्वोच्च न्यायालय का शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के विरुद्ध जो निर्णय दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, मद्रास की प्रकरण था
चंपकम दोराय राजन करके प्रकरण कहा जाता है। इस प्रकरण में मद्रास राज्य में, उस समय भी तमिलनाडु कहते हैं, शिक्षा में आरक्षण दिया था। वह सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान सम्मत नहीं है इसलिए अमान्य किया था। और सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय यदि समाज हित में नहीं है, यदि समाज हित में नहीं है, ऐसा जनप्रतिनिधियों को लगता है, जनप्रतिनिधि मतलब संसद को या विधानमंडल को लगता है, तो जनप्रतिनिधि संसद के माध्यम से उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए संविधान संशोधन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया समझ लीजिए, बड़ी मजेदार प्रक्रिया है। मजेदार इसलिए है, इसको संविधान में चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस, सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय यदि संविधान के दृष्टि से संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा उपस्थित करता है, मैं स्पष्टतया बोल रहा हूँ, संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा उपस्थित करता है, ऐसा संसद को लगता है, तो संसद संशोधन कर कर उस निर्णय को बदल सकती है। उसी समय संसद ने किया हुआ कोई भी कानून या किया हुआ संविधान में कोई भी संशोधन यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है यह संविधान के उद्देश्यों के प्रति, संविधान की धारणा के प्रति सही नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को या उस संशोधन को रद्द भी कर सकती है। तो यह इस प्रकार से चेक्स एंड बैलेंसेस की प्रक्रिया चलती रहती है। 1 अगस्त को 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय का आरक्षण के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के आरक्षण के अंतर्गत उपकरण का और क्रीमी लेयर का निर्णय आया था। क्या इसको संयोग माना जाए? 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है और 1 अगस्त 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये निर्णय लागू करने की घोषणा करते हैं। क्या इसको संयोग माना जाए? यह संयोग नहीं है, यह राजनीति है, यह राजनीति है। इसको संयोग मत मानिए, इसको राजनीति मानिए। और इस प्रकार से हम इस प्रश्न के संबंध में जरा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। शायद थोड़ा सा कठिन लगे आपको, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, मगर सुनने का मैं ये क्यों कह रहा हूँ, शायद भारत में इस निर्णय को स्वीकारा गया होगा, इसीलिए में जब निर्णय आया 2024 अगस्त में, तब हम लोगों में बड़ी हलचल मची थी। हम लोगों ने विरोध भी किया, सभाएं आयोजित की, निदर्शन किए, परंतु अभी लगता है कि ये यीशु हमारे लिए अभी जिंदा नहीं रहा है। कल परसों कुछ दिन पहले, पिछले रविवार को समता सैनिक दल ने एक आयोजन किया था, वहाँ पर भी मैंने ये इशू रखा था। आज मैं फिर से इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वंदना संघ हो या समता सैनिक दल हो, चाहे कुछ भी हो, मगर प्रश्न जीवंत रहने चाहिए, प्रश्नों पर चर्चा होते रहनी चाहिए, प्रश्न दबा देना नहीं चाहिए, प्रश्नों को भुला देना नहीं चाहिए। यह सॉल्यूशन नहीं है। भले ही आज हम बदल नहीं सकते, मगर कभी तो समय आएगा कि जब हम बदल सकते हैं, कभी तो जनमत इस अनुकूल होगा। शायद जो आज वर्गीकरण चाहते हैं या उपवर्गीकरण चाहते हैं, उनको हम समझा नहीं पा रहे हैं कि उनके भी हित में नहीं है। जो मांग कर रहे हैं या उनके भी हित में नहीं है, शायद हम समझाने, कोई दिन आएगा जब हम समझ पाएंगे। आंध्र ने लागू किया है, आंध्र में लागू करने के बाद आंध्र में जो समस्याएं निर्माण हो गई है, शायद लोग फिर से कहना चाहेंगे जिन्होंने मांगा था वो। तो ये सारी पार्श्वभूमि में या मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस प्रकरण में जो याचिकाएं संबंधित है या जिसकी पार्श्वभूमि में बाबा साहब की बात कर रहा था न्यायालय के संबंध में, न्यायालय के निर्णय को असंवैधानिक कहते समय, तो डॉक्टर आम्बेडकर प्रथम संशोधन जब रखते हैं, पहली बार हुआ स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण हुआ और संविधान निर्माता तो कोई लॉ मंत्री की तरह पहला संशोधन रखना पड़ा। तो वो कहते हैं कि न्यायालय का निर्णय जरूरी नहीं, न्याय की व्याख्या की जाती है, न्यायालय देता वो न्याय। तुमको न्याय लगता या नहीं लगता मालूम नहीं, पर न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको न्याय मानना पड़ेगा आपको, भले ही आपको वो
न्याय नहीं लगता हो। तो उस संबंध में डॉक्टर आम्बेडकर ने एक विधान किया था कि आई एम बाउंड टू ओबे द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, आई एम बाउंड टू ओबे द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, बट आई एम नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट इट, आई एम नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट इट। इसका मतलब यह है कि मैं कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकारना मेरे लिए जरूरी है, मैं उसका स्वीकार करता हूँ, परंतु उसका आदर भी करना चाहिए। इसके लिए कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं कहूँगा कि ये निर्णय अनुकूल नहीं है, मगर स्वीकार करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। इसका एक अर्थ यह भी है कि समय के अनुसार इसको बदलने का मैं जरूर प्रयास करूँगा। स्वीकारता हूँ अंडर प्रोटेस्ट, बदलने के लिए इसके जरूर प्रयास करूंगा। और उसी वाक्य आई एम नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट इट, सर्वोच्च न्यायालय का ये जो निर्णय है जरूरी नहीं कि मैं उसका आदर करूं, और इसीलिए मुझे वो क्यों अमान्य है ये मैं रखना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय का और निर्णय देने वाले न्यायाधीशों का आदर कर कर भी, अपना पिता है, अपना बड़ा है, अपना बुजुर्ग है, यदि उसकी कोई बात अपने को पसंद नहीं आती है, हम नहीं मानना चाहते, तर्क पर वो हमें उचित नहीं लगती हैं, तो उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब अनादर करते हैं ऐसा नहीं, डिसरिस्पेक्ट करना ऐसा नहीं है। आदर के साथ भी विरोध व्यक्त किया जा सकता है। उसी आदर के साथ मैं अपना विरोध व्यक्त करना चाहूँगा। इसका अलग से सोचने पर कुछ बातें ऐसी लगती हैं जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, उस पर बड़ा अजीब सा लगता है। इस प्रकरण में पहला प्रकरण आता है ईवी चिन्हैया विरुद्ध आंध्र प्रदेश। इसका निर्णय लगा 2004 या 2005, दो जगह कहीं 2004 लिखा है, कहीं 2005 है, 2005 में लगा। तो ईवी चिन्हैया विरुद्ध आंध्र प्रदेश, यह प्रकरण आंध्र प्रदेश राज्य यह प्रकरण है। ईवी चिन्हैया प्रकार आंध्र प्रदेश ने ऐसा उपवर्गीकरण किया था। उस उपवर्गीकरण के विरोध में, क्योंकि आंध्र में बहुत सालों से 80 के दशक से 30 साल पुराना यह विवाद है, वहाँ पर 80 के दशक से दो प्रमुख जातियां हैं अनुसूचित जाति में, एक को माला कहते हैं, एक को मादिगा कहते हैं। मादिगा और माला एक साधारणतः जनसंख्या की दृष्टि से करीब करीब समान स्तर पर है, बहुत थोड़ा अंतर होगा, मगर एक विशिष्ट भूप्रदेश में माला लोग रहते हैं जिनको आर्थिक उन्नति की, शैक्षणिक उन्नति के अवसर ज़्यादा मिले, मादिगा को तुलना में कम मिले, ऐसा मादिगा सोचते हैं। और मादिगा की सोच इस प्रकार से होने की वजह से उन्होंने उपवर्गीकरण की मांग की 30 साल पहले मांग की। उसके आंध्र प्रदेश सरकार ने उसको मान लिया, उपवर्गीकरण कर दिया उसका, और उपवर्गीकरण करने के बाद ईवी चिन्हैया ने उसके अगेंस्ट में उस निर्णय को चैलेंज, उस कानून को चैलेंज किया, और वह हाईकोर्ट ने उसके इनके फेवर में जजमेंट दिया, किसके, सरकार के फेवर में, कि उपवर्गीकरण मान्य है। ईवी चिन्हैया सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे, और सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद 2004 में ईवी चिन्हैया के अनुकूल निर्णय लगा, और उस केस में यह कहा गया कि यह उपवर्गीकरण संविधान मान्य नहीं है। हाईकोर्ट कहता है कि संविधान मान्य है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि संविधान मान्य नहीं है। जिस प्रकरण पर हम बात कर रहे हैं वह प्रकरण है पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंह। पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंह प्रकरण है, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है। पंजाब सरकार ने, उसका उल्लेख बाद में मैं करूंगा, उपवर्गीकरण की बात की। पंजाब सरकार ने अभी 2020 में एक कानून बनाया, उस कानून के चलते अनुसूचित जाति को 25% आरक्षण है पंजाब में, अनुसूचित जाति को 25% है, उसका 50% मतलब 12.5% आरक्षण दो जातियों को देने का निर्णय पंजाब सरकार ने लिया। इसको उपवर्गीकरण कहते हैं। दो जाति, एक है मजहबी सिख और दूसरे वाल्मीकि और मजहबी सिख, इनको 50% और बाकी बचा हुआ आरक्षण बाकी जातियों को 50%, इस प्रकार का कानून बना। उस कानून को चैलेंज किया गया,
किसने चैलेंज किया? दविंदर सिंह ने। दविंदर सिंह ने चैलेंज किया। पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक है। आंध्र हाई कोर्ट कहता है संवैधानिक है, पंजाब हाई कोर्ट कहता है असंवैधानिक है। इसलिए पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई। वहाँ चेन्नैया जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पंजाब सरकार गई कोर्ट में और 7 न्यायाधीशों का पीठ बैठा उसके लिए, क्योंकि चेन्नैया का निर्णय 5 न्यायाधीशों का है। ये 5 न्यायाधीशों का निर्णय जब तक बदलता नहीं तब तक पंजाब में आरक्षण का वर्गीकरण लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सारे भारत को लागू होता है। चेन्नैया प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि उपवर्गीकरण असंवैधानिक है, तो पंजाब सरकार का ऑटोमेटिक पंजाब हाई कोर्ट ने उपवर्गीकरण असंवैधानिक बता दिया। तो उसको यदि बदलना है तो 7 न्यायाधीशों का खंडपीठ आवश्यक होता है। इसलिए 7 न्यायाधीशों का पीठ गठित किया गया पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंह प्रकरण में। मैं सब देख रहा था, बड़ा मजेदार लगा। एक तरफ आंध्र सरकार, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है और उसी समय हाई कोर्ट मानता है कि उपवर्गीकरण संविधान सम्मत है। 7 न्यायाधीशों के खंडपीठ में से 7-1, 7 गुना 1, 6 न्यायाधीश मानते हैं कि उपवर्गीकरण संविधान सम्मत है। एक हाई कोर्ट प्लस सर्वोच्च न्यायालय के 6 न्यायाधीश। दूसरी तरफ पंजाब हाई कोर्ट नहीं मानता, पंजाब हाई कोर्ट नहीं मानता ये संविधान सम्मत नहीं है बोलता पंजाब हाई कोर्ट, प्लस 5 न्यायाधीश चेन्नैया के सर्वोच्च न्यायालय के, और ये 7 में से 1 वो कहते हैं कि नहीं यह संविधान सम्मत नहीं है। तो इधर भी 6 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाते हैं, उधर भी 6 हो जाते हैं। उधर एक हाई कोर्ट है, इधर एक हाई कोर्ट है, और ये सारे मिलकर कहते हैं, एक कहता है, एक हाई कोर्ट प्लस 6 न्यायाधीश कहते हैं कि संविधान मान्य है, एक हाई कोर्ट प्लस 6 न्यायाधीश कहते हैं संविधान अमान्य है, संविधान को मान्य। ऐसी सिचुएशन में हम ये सारा देखते हैं। इसके संबंध में एक सबसे महत्व का जो निर्णय आता है वह इंदिरा साहनी प्रकरण कहा जाता है। 1992 का प्रकरण है, मंडल आयोग केस भी कहा जाता है उसको, ओबीसी का आरक्षण का। उस मंडल आयोग प्रकरण में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार ओबीसीओ को 27% आरक्षण दिया गया। उसी आदेश में ओबीसी का उपवर्गीकरण किया गया। उपवर्गीकरण 2 वर्ग बनाए गए ओबीसी के, एक ओबीसी और दूसरा मोर ओबीसी, एक पिछड़ा और दूसरा अधिक पिछड़ा, मोर बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड। अंग्रेजी में बड़े आसानी से कह सकते हैं। ओबीसी एमबीसी कहते हैं उनको। अच्छा, मोर बैकवर्ड, ओबीसी एमबीसी, बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड का उपवर्ग किया गया। और उसी के साथ साथ क्रीमी लेयर बिल सरकार के आदेश में था, सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य कर दिया। सरकार के आदेश में था, क्रीमी लेयर को भी मान्य कर दिया। उसी सरकार ने, शायद वीपी सिंह की सरकार थी, उसी सरकार ने ईडब्ल्यूएस आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया था, जो सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया। इंदिरा साहनी का प्रकरण, ये इसलिए बताना पड़ता है, इंदिरा साहनी में 9 न्यायाधीश थे और फिर इंदिरा साहनी का निर्णय बदलने के लिए 11 न्यायाधीश चाहिए, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में 7 न्यायाधीशों ने इंदिरा साहनी को भी उल्टा कर दिया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये न्यायाधीश बता सकते हैं, क्या पढ़े लिखे वकील बता सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, परंतु ये मैं जो जानता हूँ वो बातें आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें जो जिनका उल्लेख मैंने किया है कि जिन्होंने इस निर्णय को मान्य करने से मना कर दिया है, उनका नाम है बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी। वह 7 न्यायाधीशों में से 6 न्यायाधीश जो इस निर्णय को मान्य करते हैं, उपवर्गीकरण सही है मानते हैं, उनका विरोध करती हैं। और विरोध करने के उनके अपने कारण हैं, बड़े अच्छे कारण उन्होंने दिए, बड़े लॉजिकल कारण दिए हैं।
जिनको पढ़ सकते हैं पढ़िए, कभी मराठी में भी आप लोगों को उपलब्ध होगा, इस साल के आखिर में उपलब्ध हो जाएगा ऐसा लगता है, तब आप जरूर उसको पढ़िए। वो निष्कर्ष के रूप में अंत में कहती हैं, मेरा ऐसा स्पष्ट मत है कि ईवी चिन्नैया प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने जो कानून प्रस्तावित किया है, इट इज ए गुड लॉ, वो अच्छा कानून है और वही कायम रहना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मैं इस न्यायालय के निर्णय से असहमति व्यक्त करती हूँ, और उन्होंने अपने लॉजिकली अपने कारण दिए हैं कि इसके पीछे क्या है। दूसरे न्यायाधीश पंकज मित्तल जिनका नाम है, इन्होंने गवई साहब की बड़ी तारीफ की, मेरे बड़े ही सम्माननीय आदरणीय बंधु गवई, ऐसा उनका उल्लेख वो करते हैं। ये कभी कभी क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है मालूम नहीं। ये न्यायाधीश ऐसा लगता है उनका निर्णय पढ़ने के बाद भी ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के प्रति टोटली पूर्वग्रह दूषित है, टोटली पूर्वग्रह दूषित है। वो शुरुआत ही करते हैं तथाकथित पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग नहीं कहते हो, तथाकथित मतलब सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लासेस। अब जब एक न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में बैठा हुआ एक न्यायाधीश, संविधान जिनको पिछड़ा वर्ग मानता है, संविधान जिनको अनुसूचित जाति मानता है, संविधान जिनको अनुसूचित जनजाति मानता है, तथाकथित सो कॉल्ड शब्द प्रयोग न करते हुए, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने निर्णय में अनेक स्थान पर सो कॉल्ड, अनेक स्थान पर तथाकथित शब्द प्रयोग करता है, यह पूर्वग्रह दूषित मानसिकता का प्रतीक है। ऐसे ही आरोप नहीं कर रहे हैं। जब संविधान बैकवर्ड कहता है तो आप बैकवर्ड कर लिखिए ना, संविधान अनुसूचित जाति कहता है आप अनुसूचित जाति कहिए ना, आप तथाकथित शब्द क्यों प्रयोग करना चाहते हो। एक तथाकथित महाशय, तथाकथित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यह कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था नहीं है। क्या कहते हैं ये? भारत में जाति व्यवस्था नहीं है, कभी थी ही नहीं। और ये कहते हैं आरक्षण के बाद इस देश में, इस समाज में तथाकथित मनुवादी जाति व्यवस्था प्रस्तापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरक्षण से जाति व्यवस्था अस्तित्व में आएगी। मनु जिसको जाति व्यवस्था कहता है, उस प्रकार की व्यवस्था आरक्षण के माध्यम से अस्तित्व में आने की संभावनाएं विद्यमान हो गई है। इसमें और विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। बाद में वह वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, गीता में दी हुई वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, और वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी। यह व्यवस्था व्यक्ति के गुण, व्यक्ति की प्रवृत्ति, व्यक्ति के स्वभाव पर आधारित थी, और वर्ण व्यवस्था की तुलना आज के जाति व्यवस्था से नहीं की जा सकती, दोनों ही भिन्न है, न्यायाधीश महोदय कहते हैं। उसके बाद वह महात्मा गांधी का उल्लेख करते हैं, मैं श्री गांधी का उल्लेख करूँगा। गांधी जी का उल्लेख करते हुए कहते हैं इतने महान थे गांधी जी कि उन्होंने अछूतों को हरिजन से संबोधित किया, इतने महान थे, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, ऐसा भी यह न्यायाधीश महोदय कहते हैं। और उसके वह माननीय उनके ज्येष्ठ भ्राता कहिए, ज्येष्ठ बंधु कहिए, आदरणीय बंधु कहिए, न्यायमूर्ति गवई जी का उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि न्यायमूर्ति गवई जी का निर्णय मैंने पढ़ा है, ऐसा वो कहते हैं, और उस निर्णय को मैं बड़े आदर से देखता हूँ। और उन्होंने जो दो बातें कही हैं अपने निर्णय में, पहली बात तो यह कि अनुसूचित जाति का वर्गीकरण संविधान मान्य है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है क्रीमी लेयर लगाने की, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ इस निर्णय के लिए, और अपना पूर्ण समर्थन उस निर्णय को देता हूँ। यही नहीं रुकते ये न्यायमूर्ति, यहाँ रुक गए तो ठीक है, मान भी लेते, यही नहीं रुकते, आगे कहते हैं कि आरक्षण केवल एक पीढ़ी तक सीमित रहना चाहिए, या केवल एक ही पीढ़ी को मिलना चाहिए।
ये विषय कहाँ से आते हैं, इस विषय का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। 7 न्यायाधीशों के खंडपीठ ने विचार के लिए जो विषय निश्चित किए हैं उसमें इसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है। क्रीमी लेयर का भी जिक्र नहीं है। क्यों लाया जाता है विषय? जो विषय नहीं है आपके सामने उस पर आप निर्णय देते हो, मत प्रदर्शन नहीं है, ये निर्णय देते हो क्रीमी लेयर के संबंध में। और उसके आगे जाकर मित्तल, न्यायमूर्ति मित्तल कहते हैं कि एक ही पीढ़ी तक आरक्षण होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में न्यायालय ने क्या कहा इसके बारे में तो बहुत जगह सुना होगा आपने। क्योंकि अनुच्छेद 15 पर संविधान सभा में चर्चा नहीं हुई। 15(4) शिक्षा में आरक्षण पर संविधान सभा में कोई चर्चा नहीं हुई। यह संशोधन के माध्यम से 15(4) संविधान में आया। सारी चर्चा 16(4) पर हुई है, जिसके संबंध में मैं बात करना चाहूँगा। मसौदे में यह अनुच्छेद 10(1) और 10(3) थे। मसौदे में अनुच्छेद 10(1) और 10(3) थे। संविधान में वो बदलकर 16(1) और 16(4) हो गए। भाषण क्या है इसमें नहीं जाऊंगा। इस निर्णय से संबंधित जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वही बात मैं करूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस भाषण में कहते हैं कि हमारे सामने 2 इश्यू हैं। 2 इश्यू, एक नहीं, आरक्षण की बात नहीं करते थे, 2 बातें हैं जो संविधान सभा में इस विषय के संबंध में जो भी मत प्रदर्शित किए हैं और सभा के बाहर सामान्य लोगों में जो मत व्यक्त किए जा रहे हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो लोग चाहते हैं कि समानता का सिद्धांत जिंदा रहे, समानता का सिद्धांत जिंदा रहे। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा गया है उसको, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता का, समान संधि का सिद्धांत या संधि की समानता का सिद्धांत जिंदा रहे। संधि की समानता का सिद्धांत का अर्थ डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि किसी सरकारी पद के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने आप को शिक्षा की दृष्टि से पात्र समझता है तो उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो हर एक व्यक्ति को उस पद के लिए आवेदन देने का, उस पद के लिए जो भी परीक्षा वगैरह ली जाती हो उसमें अपेयर होने का, उस पद के लिए यदि मुलाकात के लिए बुलाया जाता है तो मुलाकात के लिए इंटरव्यू देने का समान अधिकार होना चाहिए। इसको संधि की समानता कहते हैं। किसी भी प्रकार का किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए यदि वह व्यक्ति एजुकेशनली क्वालिफाइड है उस पद के लिए तो। परंतु साथ ही डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संविधान सभा में और संविधान सभा के बाहर भी एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो ये मानता है कि अवसर की समानता का सिद्धांत अच्छा है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिद्धांत अच्छा है, इसके बारे में 2 राय नहीं है। परंतु हम लोग जो हैं, जो पीढ़ियों से शासन में प्रवेश ही नहीं मिला हमको, हमारा क्या? यदि यह सिद्धांत हमें प्रवेश ही देना नहीं चाहता तो हमारा क्या? हमें भी शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमारे सामने 2 बातें हैं। एक बात यह है कि अवसर की समानता का सिद्धांत जिंदा रहे। दूसरा, अभी तक जिन वर्गों को शासन प्रशासन में प्रवेश नहीं मिला उनको प्रवेश दिया जाए और इसको वो कहते हैं पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। पर्याप्त, एडिक्वेट, नॉट नेसेसरीली प्रोपोर्शनल। ये ध्यान में रखिए, ये 2 शब्द बड़े कंफ्यूजिंग है आरक्षण के संबंध में। एक को हम कहते हैं एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और दूसरे को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में बात होती है कि ओबीसी को एडिक्वेट की बात करते हो और अनुसूचित जाति जनजाति को प्रोपोर्शनल आरक्षण की बात करते हो। ऐसा भेद क्यों? यदि ऐसा कोई सवाल पूछे तो उनको मेरे पास भेजना, इसका जवाब मैं बाद में कभी दूंगा। आज वो विषय अपना नहीं है कि इनको इतना क्यों और उनको इतना क्यों। इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन को दिया है।
उसमें से ये सारी बातें इतिहास है, 1919 से लेकर ये आरक्षण का इतिहास पढ़ना पड़ता है, उसमें सारी बातें। तो दो बातें, तो डॉक्टर आम्बेडकर के सामने दो बातें थी। एक तो अवसर की समानता का सिद्धांत जिंदा रहे, और दूसरा जिन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला शासन में, डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं इन दोनों में संतुलन बनाना पड़ेगा। दोनों ही मांग जायज है, दोनों का संतुलन बनाना पड़ेगा। और इसीलिए अनुच्छेद 16A जो है वो अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 इकाई की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है। और अनुच्छेद 16(4) जिन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला उन लोगों को शासन की दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिनको शासन प्रशासन ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, उनके लिए आरक्षण की बात करता है। इसको हम दूसरे की भाषा में परिभाषित कर सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस। यह सोशल जस्टिस है, आरक्षण या सोशल जस्टिस है, ये दोनों है। और फिर डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि किसको आरक्षण, किसको आरक्षण, तो डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि बैकवर्ड, एक बैकवर्ड शब्द आता है उनके भाषण में, आता है जो बैकवर्ड नागरिकांचे मागास वर्ग, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 16(4) में है। बराबर है मेरी बात, आप देख लीजिए। तो संविधान में क्या उल्लेख है, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, मराठी में नागरिकांचे मागास वर्ग, इतना ही शब्द है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति यह शब्द नहीं है। ये 15 में आए, कैसे आए मैं बाद में बताऊंगा। तो ये 15 में आए, तो डॉक्टर आम्बेडकर ने यह शब्द कहा कि किसको आरक्षण, तो बैकवर्ड को आरक्षण, बैकवर्ड को आरक्षण। तो बैकवर्ड शब्द डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, मैं सारे ही ओबीसी जो हैं या बीसी जो हैं उनको आह्वान करूंगा कि वह वो भाषण पढ़े, 30 नवंबर 1948 का भाषण पढ़े, जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि संविधान सभा ने इसके संबंध में, आरक्षण तो देना है, इसके संबंध में जो मूल प्रस्ताव पारित किया था उसमें बैकवर्ड शब्द नहीं था। जिनको प्रतिनिधित्व नहीं है उनको प्रतिनिधित्व, ऐसा वो प्रस्ताव था। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि मसौदा समिति ने सोचा कि कोई तो भी क्वालिफाइंग संकल्पना चाहिए, कोई तो भी क्वालिफाइंग शब्द होना, किसको शब्द होना चाहिए, इसीलिए मसौदा समिति ने अपनी जिम्मेदारी पर यह शब्द प्रविष्ट किया जाएगा। अब मसौदा समिति का अर्थ होता है डॉक्टर आम्बेडकर। संविधान सभा डिबेट से भी पढ़े तो मसौदा डॉक्टर आम्बेडकर का है या संविधान सभा मानती है, समिति तो थी परंतु गांधरे साहब के डांगरे साहब का जो उल्लेख करना है, तो समिति में लोग तो है परंतु क्या करते हैं मालूम नहीं, समिति में लोग तो हैं, क्या करते हैं मालूम नहीं। तो क्या करते थे लोग, इसका उल्लेख टीटी कृष्णमाचार्य के 5 नवंबर 1948 के भाषण में मिलता है कि बाकी के 6 लोग कहाँ थे, 7 में से बाकी के 6 लोग कहाँ थे, वो 5 नवंबर 1948 के भाषण में, टीटी कृष्णमाचार्य के भाषण। ये सारे संदर्भ इसीलिए देना जरूरी है कि बिना संदर्भ के आरोप किया जाता है मसौदा समिति थी कि डॉक्टर आम्बेडकर ने अकेले कैसे मसौदा बनाया, कहते हैं आप लोग, इतना सारा था, संविधान सभा थी तो डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान बनाया, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप लोग। तो इन सारे का जवाब वो संविधान सभा डिबेट्स में दिया हुआ है। तो बैकवर्ड शब्द डॉक्टर आम्बेडकर ने 16(4) में रखा। और फिर इस बैकवर्ड कौन, बैकवर्ड कौन, ये भी तो सवाल आएगा ना। बैकवर्ड, इसके लिए 340 आया, इसके लिए 340 आया। 340 के तहत क्या कहा गया है कि एक आयोग बनेगा और आयोग निश्चित करेगा कि पिछड़ा कौन है। तो पहला कौन है, पहला क्या है, 16(4) है, 16(4) के लिए 340 आए। तो मैं उन लोगों को आग्रह करूंगा कि वो 16(4) के लिए बाबा साहब का आभार माने, 340 के लिए नहीं। 340 तो फिर औपचारिकता है कि इनको निर्धारित करने के लिए 340 संख्या बैकवर्ड है। अब ये बैकवर्ड शब्द आने के बाद, बैकवर्ड शब्द आने के बाद में बैकवर्ड कौन, इसकी क्राइटेरिया निश्चित हो जाएगी। बैकवर्ड शब्द रखकर
बाबा साहब ने समाज को ऐसा खड़ा विभाजित कर दिया, वर्टिकल डिवीजन हो गया समाज का, बैकवर्ड और जो बैकवर्ड नहीं हुआ। बैकवर्ड शब्द अकेला है क्या? कोई तो फॉरवर्ड है, कोई तो ऐसे समाज में जो बैकवर्ड नहीं है, तो समाज का कैसा विभाजन हो गया? बैकवर्ड, एंड जो बैकवर्ड नहीं है वो, उसको हम फॉरवर्ड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो बैकवर्ड है। तो और फिर अवसर की समानता की बात आती है, तो अवसर की समानता की बात जब बाबा साहब करते हैं, इस प्रकार का समाज का विभाजन करने के पश्चात अवसर की समानता की बात जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, तो विद इन बैकवर्ड क्लास कहते हैं क्या? उन्हीं के अंतर्गत कहते हैं क्या कि जो बैकवर्ड नहीं है उनकी तुलना में उनके समान हमको बनना है, उनको जो अवसर की समानता प्राप्त है वो भी हमें मिले। हमारा संघर्ष, हमारी सारी मांग उनके साथ है, उनके लिए है, विद इन नहीं। दो क्लास बन गए, विद इन और उसके बाहर, तो फिर समानता की बात कहाँ होगी? बैकवर्ड क्लास में होगी क्या? कि समानता उनके साथ में, हमें अपने में समानता चाहिए क्या? है, इसलिए तो बैकवर्ड कहा हमको बाबा साहब ने ना, एक शब्द दे दिया, बैकवर्ड शब्द दे दिया, क्योंकि हम सारे ही कुछ क्राइटेरिया के आधार पर सारे ही बैकवर्ड है, इसलिए हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनस ग्रुप, जिसको क्या कहते हैं? सजातीय समूह, होमोजीनस ग्रुप कहते हैं। और यह ध्यान में रखना चाहिए जिसको इस निर्णय में दुर्लक्षित किया गया है। निर्णय की बात मैं आगे कहूँगा। उसके बाद में अनुच्छेद 15 आता है, अनुच्छेद 15 में 4 आता है संशोधन करके, उसमें ओबीसी, एससी और एसटी ये शब्द आते हैं। बीसी नहीं आता उसमें, 15(4) में बीसी नहीं है, बैकवर्ड क्लास नहीं है। कौन से शब्द हैं? ओबीसी, एससी और एसटी। इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 16(4) में जो बीसी शब्द है वह इन तीनों को मिलाकर, संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर ने बीसी शब्द का जो प्रयोग किया है वो तीनों को मिलाकर है। कौन से? ओबीसी, एससी और एसटी, बराबर है। और इसीलिए 15(4), 16(4) दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, दोनों का अर्थ एक साथ लगाया जाता है इस संदर्भ में कि अनुच्छेद 16(4) में जो बीसी शब्द का प्रयोग है, बीसी शब्द का प्रयोग है वो ओबीसी, एससी और एसटी को लागू है। और इसलिए तो फिर बीसी का वर्गीकरण कैसे हो गया? ओबीसी, एससी और एसटी। तो हम एससी की बात करेंगे, बीसी के लिए क्राइटेरिया गलत है, बीसी के लिए क्राइटेरिया चिन्ह के क्राइटेरिया अलग है, आदिवासी के लेवल में हम बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं। तो ये एससी शब्द वहाँ पर आता है। इसके लिए फिर गवई साहब ने जो निर्णय लिखा है उसी निर्णय का मैं आधार लूंगा। गवई साहब के निर्णय में यह कहा गया है, एससी के संबंध में यह कहा गया है कि 1931 में जो जनगणना हुई, 1931 में जो जनगणना हुई, उसमें जनगणना करते समय 1932 में एक रिपोर्ट आई थी। मी बोलूँ ना सुरू ठेवून वेळेचं आता कसं करायचं? विषय करा ना कंप्लीट, चालू द्या, विषय करा कंप्लीट, थोडंसं हे जावं लोकांचं। विषय कंप्लीट करा सर, छान, चालू द्या, होऊ द्या कंप्लीट विषय, हां विषय होऊ द्या, वेळेचं काय चालेल, चालू द्या, चालू चालूच राहते वेळ. वेळ होऊ द्या सर. हो नाही, हे देशभर जाईल ना ही गोष्ट. 1932 में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को कहा गया भारतीय मताधिकार समिति का रिपोर्ट, भारतीय मताधिकार समिति का रिपोर्ट कहा गया। तो शायद यह साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं, 1928 का साइमन कमीशन का रिपोर्ट, तो 1932 में उन्होंने, हम अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, ओबीसी की नहीं और एसटी की नहीं, तो उन्होंने अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की व्याख्या की है, अस्पृश्यता की व्याख्या की है। और ये व्याख्या जब मैं देखता हूँ तो मुझे छत्रपति शाहू महाराज की व्याख्या याद आती है, जो 1902 में आरक्षण के संबंध में उन्होंने की थी। ये व्याख्या क्या कहती हैं कि जो आदिम जनजाति हैं
वो इसमें नहीं आएंगे। हिंदुओं में जो गरीब हैं इसलिए पिछड़े माने जाते हैं वो भी इसमें नहीं आएंगे। और अन्य तरह से पिछड़े माने जाने वाले यदि अस्पृश्य नहीं है तो वो इसमें नहीं आएंगे। किसमें नहीं आएंगे? पददलित वर्ग में। पददलित वर्ग उस समय शब्द प्रचलित हो गया था 1919 से ही। तो पददलित वर्ग में कौन आएगा? सिर्फ अनटचेबल्स आएंगे, बाकी कोई भी नहीं। तो पददलित वर्ग को अनटचेबल्स कहा गया। 1921 की जनगणना जब हुई तो 1921 की जनगणना के समय जो उस समय के जनगणना आयुक्त थे हटन करके थे, उन्होंने 9 क्राइटेरिया लिस्ट आउट किए अनटचेबल कौन है इसके लिए। 9 कसौटियाँ रखी, 9 क्राइटेरिया रखे, उसके आधार पर उन्हें अस्पृश्य कौन है देखा। और उसी को उसके आधार पर जिनको अस्पृश्य कहा गया उन्हीं को उसी आधार पर 1935 का जो भारत सरकार कानून बना उस कानून में यही व्याख्या स्वीकृत की गई जो 1921 के जनगणना के आधार पर जिनको अछूत कहा गया था वो व्याख्या स्वीकृत की। उन्होंने एक व्याख्या की कि भाई इन क्राइटेरिया के आधार पर जो जातियां अस्पृश्य मानी जाती है उनको यदि हमारी महामहिम सरकार जो भी है वो अस्पृश्य मानती है वो सूची, और ये सूची शब्द वहाँ से आया, शेड्यूल शब्द 1935 के एक्ट में है। जिन जातियों को अछूत माना गया है और जिनको अछूत मानने की सम्मति ब्रिटेन की सरकार देती है उनकी जो सूची बनाई गई है उसको उन्होंने शेड्यूल पास किया। शेड्यूल मतलब सूची। उस सूची में सम्मिलित जातियां उनको मान्यता किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित जातियां अनुसूचित जातियां कहलाएंगी। यही व्याख्या भारत के संविधान में स्वीकृत की गई है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 306 से 25 में यही व्याख्या स्वीकृत की गई। सिर्फ महामहिम सरकार के जगह राष्ट्रपति शब्द आ गया है। बदल क्या हो गया है? महामहिम राष्ट्रपति अपने अध्यादेश द्वारा अपने अधिसूचना द्वारा जिन जातियों को अनुसूचित जाति करके सूचित करेगा वह जातियां अनुसूचित जातियां कहलाएंगी। अनुच्छेद 341 में आता है। कहाँ आता है ये? अनुच्छेद 341 1 में यह बात आ जाती है। और अनुसूचित जातियों को सूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुसूचित जातियों को सूचित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्य की बात हो तो राज्य के राज्यपाल से कंसल्ट किया जाएगा और इस प्रकार से जो लिस्ट राष्ट्रपति बनाएंगे 1950 के कानून से लिस्ट बन गई है। जो लिस्ट राष्ट्रपति बनाएंगे उसको अनुसूचित जाति की अनुसूचित सूची कहा जाता है। अनुसूचित मतलब अधिकृत तौर पर सूचित की गई जाति इस आदेश से। और इसमें एक बार लिस्ट बनने के बाद राष्ट्रपति भी दूसरी अधिसूचना जारी कर परिवर्तन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को भी उस सूची में परिवर्तन का अधिकार नहीं है। जब राष्ट्रपति परिवर्तन नहीं कर सकता तो तर्क लगाया जाता है राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता है। ये बात कही जाती है कि राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकती है। तो राज्य सरकार फिर हस्तक्षेप कौन कर सकता है? यदि हस्तक्षेप करना है तो संसद के माध्यम से। किसी जाति को उस सूची में जोड़ना है या किसी जाति को उस सूची से निकालना है तो पार्लियामेंट कानून बनाकर करेगी। राष्ट्रपति भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति भी इसमें से क्यों? तो डॉक्टर अंबेडकर को जो पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि राजकीय हस्तक्षेप न हो इसमें। सूची बनाते समय, किसी जाति को जोड़ते समय, किसी जाति को निकालते समय इसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए संसद कानून बनाएगी। संसद में सारे लोग बैठते, सरकार को यदि अधिकार दे दिए कि तुम सूची बदलो तो सरकार तो पॉलिटिकली किसी को भी जोड़ देगी ना, किसी को भी जोड़ देगी। तो यह पॉलिटिकल, इस आधार पर यह अनुसूचित जाति की संकल्पना अस्तित्व में आई है। कैसे आई है ये मैंने आपको बताया कि इस आधार पर 9 क्राइटेरियाज कहाँ लिस्ट आउट किए गए थे 1931 सेंसस में। उसके आधार पर पहली सूची जो बनी कहाँ बनी?
वो महामहिम सम्राट ने सूची बनाई उस समय से, वही सूची हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वही सूची हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस प्रकार से यह सूची बनी। अब अनुसूचित जाति में सारी जातियां जो अछूत हैं, अनुसूचित जाति में सारी जातियां हैं जो अछूत हैं। सारी जातियां अछूत होने की वजह से अनुसूचित जातियों को एक होमोजीनस ग्रुप, सजातीय समूह माना जाता है, सजातीय समूह माना जाता है। इसको एक कॉन्ग्लोमेरेशन शब्द भी यूज किया गया है, जिसको संपिंडन, सपिंडक कहते हैं। हम एक ही पिंड के लोग हैं, बाद में जाति में विभाजित हो गए, पर हम सारे ही औरों की दृष्टि से अनुसूचित है। अपने आप में हम एक दूसरे को अनुसूचित मानते नहीं मानते, इस बात का कोई महत्व नहीं है। और इसीलिए इन सारी परिप्रेक्ष्य में यदि हम सजातीय है, सपिंडक है, तो हमारा विभाजन कैसे हो सकता है? सजातीय है, सपिंडक है, तो हमारा विभाजन कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस प्रकार से यह सारी रचना की है, उसमें यह सजातीयता की बात आती है, इसमें सपिंडन की बात आती है, और इसीलिए सजातीय होने की वजह से विभाजन नहीं हो सकता, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मान्यता है। दूसरा सवाल आता है कि अनुसूचित जातियों के अंतर्गत कुछ जातियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा भी सवाल किया गया है। तो उसकी बात मैं करना चाहूँगा आपसे। जो बात यह है कि आज विभाजन होने से पहले, उपवर्गीकरण होने से पहले, सरकार में जो भी कर्मचारी है वो अपनी जात का है कि अनुसूचित जाति का है? किसका प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता है मालूम नहीं, मगर है तो अनुसूचित जाति है ना। तो जब बात इस प्रकार से आती है तो इसको इस ढंग से भी देखना चाहिए। अब जो निर्णय है, उस निर्णय का क्या आधार है? उस निर्णय का आधार यह है कि अनुसूचित, अब तक मैंने क्या प्रस्तापित करने का प्रयास किया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मान्यता के आधार पर, कि अनुसूचित जाति ऐतिहासिक दृष्टि से 1931 से लेकर तो अभी तक अनुसूचित जाति की जो संकल्पना रखी गई है, उसको दो शब्द प्रयोग किए हैं कि उसके लिए लीगल फिक्शन या डीमिंग फिक्शन, ऐसे दो प्रयोग है। लीगल फिक्शन या डीमिंग फिक्शन का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो अस्तित्व में नहीं है, उस अस्तित्व को अस्तित्व में है ऐसा मानकर, सही मानकर, कानून के प्रयोजन के लिए उसको सही माना जाता है, इसको लीगल फिक्शन कहते हैं। अनुसूचित जातीय शब्द अस्तित्व में नहीं था, यह अस्तित्व में लाया गया। काय के लिए लाया गया? कानून का जो प्रयोजन है कि एक विशिष्ट जाति को, जाति समुदाय को विशिष्ट हक प्रदान करने के लिए यह समूह नहीं था, इसको ये नाम नहीं था, कल्पना नहीं थी, उसको अस्तित्व में लाया गया। उसके लिए भी डीमिंग फिक्शन या लीगल फिक्शन ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। अब जो उपवर्गीकरण की बात करता है, यह निर्णय आधार सिर्फ यह है कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो विविध जातियां हैं, उन जातियों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता विद्यमान। क्या निर्णय का आधार क्या है? जी विस्तार में नहीं जाऊंगा। निर्णय का आधार क्या है कि अनुसूचित जातियों के अंतर्गत जो विभिन्न जातियां हैं, महाराष्ट्र में 59 है, जो जातियां उनमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता है। यह असमानता होने की वजह से कुछ जातियों को अवसर की समानता प्राप्त नहीं होती, इसीलिए उनको शासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। उनको प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए वर्गीकरण किया जाना चाहिए। हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी फिलॉसफी रखी है, जो भी सिद्धांत रखे हैं, उसके आधार पर उसको चैलेंज करना चाहते हैं। हम ये मानते हैं, मैं ये मानता हूँ, हम के बजाय मैं कहूँगा अभी यहाँ पर, मैं ये मानता हूँ कि अनुसूचित जातियों की सूचियों में जिन जातियों को रखा गया है, ये अनुसूचित
जाति की संकल्पना अस्तित्व में आने से पहले भी इनमें आर्थिक और शैक्षणिक असमानता विद्यमान थी। कुछ जातियों के पास व्यवसाय थे, कुछ जातियों के पास व्यवसाय नहीं थे। कुछ जातियां आर्थिक दृष्टि से अच्छी थी, कुछ जातियों के पास कुछ को शिक्षा का अवसर मिला, कुछ को शिक्षा का अवसर मिला ही नहीं, फौज में गए, इसमें गए। तो शिक्षा के दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से असमानता अनुसूचित जाति की संकल्पना अस्तित्व आने से पहले भी थी, संकल्पना अस्तित्व में आने के बाद भी आर्थिक और शैक्षणिक असमानता विद्यमान है और यह रहेगी, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है। हमारी व्यवस्था शिक्षा और आर्थिक दूसरे समानता को मानती ही नहीं। वो कहती है कि भाई हम दे सकते हैं, जिसको जिसका लेना ही मिलेगा। कैसे समानता आएगी जब अर्थव्यवस्था हमने इस प्रकार से बनाई है? आर्थिक समानता तो कहीं है ही नहीं संविधान में। आर्थिक न्याय की बात करता है संविधान, आर्थिक समानता की बात नहीं करता। शैक्षणिक दृष्टि से अवसर की समानता की बात करता है। सबको एक ही प्रकार, सब पोस्ट ग्रेजुएट हो ऐसी तो बात करता नहीं है। तो ये शैक्षणिक और आर्थिक क्या अनुसूचित जाति के परिप्रेक्ष्य में इतिहास देखने के बाद विदिन अनुसूचित जाति के अंतर्गत सामाजिक असमानता का सवाल खड़ा करना उचित है क्या? सामाजिक समानता नहीं है ऐसा सवाल खड़ा करना उचित है। इसको मैं ब्राह्मणी मानसिकता कहता हूँ। ब्राह्मणों से जब भी हम लड़ते थे, जाति अंतर्गत जाति नष्ट होनी चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए, वो हमें ये कहते थे आप अपने आप में देखो, आप में पोट जात है, आप में ऐसी जात है, ऐसी है, आप तो आपस में शादी ब्याह नहीं करते, आप तो आपस में समान व्यवहार नहीं करते, हमसे क्यों समानता मांगते हो? डॉक्टर आम्बेडकर उसके लिए कहते हैं भाई इसमें और उसमें की बात नहीं है। जब तक तुम ब्राह्मण हो तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। हमको ब्राह्मणत्व नष्ट करना है, तुम्हारी जात नष्ट करनी है, क्योंकि ये सारा ऊपर से नीचे आता है, तब तक ये नष्ट नहीं होगा। परंतु अनुसूचित जाति की संकल्पना जब रखी गई, जब क्राइटेरिया है सारे ही अछूत हैं, अनुसूचित जातियों को छोड़कर बाहर के लोग हम सबको अछूत मानते हैं, तो हमारे में सामाजिक असमानता कहाँ से आ गई? डॉक्टर अंबेडकर की पूरी फिलोसॉफी भी देखे, आरक्षण की फिलोसॉफी देखे, तो ब्राह्मण हमें अछूत मानता है। हम अपने आप को क्या मानते हैं सवाल ही नहीं है। न्यायालय क्यों कहता है कि आपस में सामाजिक असमानता है, और फिर सामाजिक असमानता नहीं है तो शैक्षिक असमानता मानते हैं, आर्थिक असमानता मानते हैं, और शैक्षिक और आर्थिक असमानता न होने की वजह से यदि किसी को अवसर की समानता प्राप्त नहीं है तो है भाई आप उस पद के लिए लायक नहीं हो तो आपको प्रवेश कौन देगा? आप उस पद के लिए लायक नहीं हो तो आपको आवेदन करने के लिए कौन कहेगा? जब ऐसी आर्थिक और शैक्षिक असमानता है तो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का संविधान, भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शासन को आदेश देते हैं कि इनके लिए अलग से अफर्मेटिव एक्शन ली जाए। महाराष्ट्र में इतने मंडल क्यों बने? इस जाति का मंडल, उस जाति का मंडल, उस जाति क्यों बने भाई? इसीलिए बने कि उनको एडिशनल कोट दिया जाए, जिसके वजह से वो अपने अंतर्गत ही नहीं और लोगों से भी स्पर्धा कर सके। तो इसके लिए उपवर्गीकरण न्याय नहीं है, इसके लिए अफर्मेटिव एक्शन कहा गया है। अफर्मेटिव एक्शन दीजिए। संधि की समानता तो है, वो अर्जी नहीं कर सकते, प्रवेश के लिए नहीं कर सकते, और क्या उपवर्गीकरण से उनमें यह आ जाएगी क्वालिफिकेशन? आ जाएगा क्वालिफिकेशन, कर दिया उपवर्ग, क्वालिफिकेशन आ जाएगा। फिर सरकार क्या करेगी? आपके जाति में आपके गट में, आपके उपवर्गीकृत समूह में पात्र उम्मीदवार नहीं है, हम किसी और को देंगे, और अन्य उपवर्ग को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जनरल को मिलेगा। ये नीति है। तो इसके चलते, तो इसीलिए ये जो सामाजिक असमानता की बात है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत का संविधान विद इन शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करता, शेड्यूल कास्ट के बाहर बात करता है। न्यायालय विद इन शेड्यूल कास्ट बात करता है, जो बात संविधान को मान्य नहीं। रही बात उपवर्गीकरण
क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर के बारे में यही कहा गया है। गवई साहब क्रीमी लेयर का सिद्धांत जब मानते हैं, न्यायमूर्ति गवई साहब नहीं कहूँगा मैं, उनको आदर के साथ न्यायमूर्ति गवई को, जब क्रीमी लेयर का सिद्धांत रखते हैं तो क्या कहते हैं कि जो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, उच्च पद पर जो व्यक्ति आसीन है, उस व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन समाप्त हो जाता है। ध्यान से सुनिए मेरे को, जो उच्च पद पर है उसका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन समाप्त हो जाता है। मेरा आक्षेप है, सिंपल है, मैं इसको बहुत सिंपल करना चाहूँगा। आपने 2 अगस्त 2024 के न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं? पढ़े। जब न्यायमूर्ति गवई सर न्यायाधीश बन गए, उसके दूसरे दिन के पेपर आपने पढ़े हैं? जरूर पढ़े। बम्बई नहीं पढ़े हैं तो खोज कर पढ़िए, आपके पास है। क्या लिखा है उसमें? द लोन दलित जज ऑन द बेंच। गवई साहब को क्या गया? अकेला दलित न्यायाधीश है उस बेंच पर, जिसने बड़े धीरज के साथ, बड़े धैर्य के साथ आगे आकर अनुसूचित जाति के लिए क्रीमी लेयर लगाने का प्रस्ताव रखा है। हम उसका अभिनंदन करते हैं। कौन कहता है ये? लोन दलित। अब ये दलित शब्द जब सर्वोच्च न्यायालय के उस पीठ पर के न्यायाधीश को माना जाता है, अच्छा या बुरा नहीं है, शब्दों को मैं अच्छा बुरा नहीं, क्या यह दलित शब्द सामाजिक समानता का प्रतीक है या सामाजिक असमानता? अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, इस शब्द पर विवाद है हमारे समाज में। दलित अपने आप को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इस पर विवाद है। उस विवाद में मैं दलित शब्द सामाजिक समानता का प्रतीक है या सामाजिक असमानता का प्रतीक है? असमान। मेरे लिए दलित शब्द सामाजिक असमानता का प्रतीक है। इसका मतलब यदि गवई साहब की सामाजिक समानता समाप्त नहीं होती है, रामनाथ कोविंद की सामाजिक समानता समाप्त नहीं होती है, संविधान निर्माताओं की भी संविधान सभा में महार कहा जाता है, उनको भी सामाजिक असमानता समाप्त नहीं होती है, तो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की सामाजिक समानता मुक्त हो गया है, ऐसा माना जा सकता है क्या? यदि ऐसा नहीं माना जा सकता, सर न्यायाधीश बनने के बाद भी कहा गया सेकंड दलित जज एंड फर्स्ट बुद्धिस्ट जज। बौद्धाचार्य दलित बुद्ध म्हणतील तुम्हाला, आता याच्या पुढे बाकीचे लोक तुम्हाला काय म्हणतील? दलित बुद्ध म्हणतील। जर ते सर न्यायाधीश को बोल सकते हैं तो आपको और मेरे को तो कभी भी बोल सकते हैं। हम सब कौन है फिर? दलित बौद्ध है। कौन है? मानना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि सर न्यायाधीश महोदय ने इसका तो प्रतिवाद नहीं किया कि मुझे दलित बौद्ध क्यों कहते हो भाई, या तो दलित कहो या तो बौद्ध कहो, दलित बौद्ध क्यों कहते हो? बोलना चाहिए कि नहीं? मुंबईत त्यांचा अपमान झाला होता, ते मुंबईत अपमान झाला तेव्हा ते म्हणाले की मी मागासवर्गीय आहे। तो एक तो दलित या तो बौद्ध कहो, नहीं क्या? तो ये जो बातें हैं, इस आधार पर यदि उसका सामाजिक पिछड़ापन समाप्त नहीं होता, उसको क्रीमी लेयर क्यों लगाया जाना चाहिए? मेरा सवाल क्या है? आर्थिक ठीक है, मानता हूं, शिक्षा की दृष्टि से मानता हूं, यदि उसका, क्योंकि आरक्षण का आधार यदि सामाजिक पिछड़ापन है, तो फिर क्रीमी लेयर का भी आधार सामाजिक पिछड़ापन ही होना चाहिए। जब तक सामाजिक पिछड़ापन समाप्त नहीं होता, तब तक आरक्षण उसको उसमें से निकाल देना उचित होगा क्या, इसके लिए सोचना पड़ेगा। कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सब थोड़ा सा थांबून जाता पूर्ण करूँगा। 10 मिनटं चालू द्या नाही लागणार, पूर्ण करतो मी, रेकॉर्ड होत आहे। 11:30 वेळ आहे. 11:30 वेळ आहे. नाही सॉरी, 5-7-10 मिनटं करते, 5-7-10 मिनट। ये उपवर्गीकरण आया कैसे? याद होगा 2024 का चुनाव, देखो राजकीय कैसे होते हैं। 2024 का चुनाव, मोदी जी हैदराबाद गए, हैदराबाद में उनसे
मिलने। मादिगा के सबसे बड़े नेता है, मादिगा समुदाय के, उनका नाम मैं भूल गया, मादिगा समुदाय के सबसे बड़े नेता आ गए। उस समय चिन्नैया लागू था, चिन्नैया अस्तित्व में रहा। चिन्नैया के निर्णय अस्तित्व में था कि उपवर्गीकरण संविधान को मान्य नहीं है। गले पड़े मोदी, सबको गले लगाते हैं मोदी जी, मैं जाऊंगा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, शायद मुझे भी गले लगा ले, वो सबको गले लगाते हैं, उनको भी गले लगा दिया। गले लगाने के बाद वो मादिका के लीडर के आंखों में आंसू भी आ गए और उन्होंने कहा अपनी व्यथा कि भाई हमको उपवर्गीकरण चाहिए। मोदी ने वहाँ घोषित किया कि हाँ, मैं दिल्ली जाकर उपवर्गीकरण की बात करूंगा, समिति गठित की गई। उसके बाद यह निर्णय आया है और यह निर्णय क्या करेगा, जाति व्यवस्था का कायम रखेगा। इसका मतलब यह निर्णय अस्तित्व में आना मतलब अनुच्छेद 16 की समाप्ति है। जाति व्यवस्था इससे कायम हो जाएगी और आरक्षण भी इससे समाप्त हो जाएगा। जाति व्यवस्था कायम होगी और आरक्षण भी इससे समाप्त हो जाएगा। हम जो भी अनुसूचित जाति हैं अपने आप में विघटित हो जाएंगे। आज पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनने की संभावना है। हम जोड़ना चाहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी को जोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार के उपवर्गीकरण से अनुसूचित जातियां जुड़ेगी, इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। हिंदुत्व का राजकारण नहीं है, हिंदुत्व को जाति व्यवस्था कायम रखनी है और वैसे ही संविधान में आरक्षण रखकर आपका आरक्षण उनको समाप्त करना है। यदि सही अर्थों में हम लोगों को लड़ना है तो हम लोगों को लड़ना पड़ेगा सबके लिए शिक्षा के लिए। सबके लिए शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक अवसर की समानता आरक्षण से प्रस्तापित नहीं हो सकती। दूसरी मांग जरूरी है, वो है सबके लिए आजीविका की। और ये दोनों मांगे शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित। हम लोग शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध या अर्थव्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन ना करें, इसलिए यह सारी बातें उपवर्गीकरण की बातें लाई गई हैं। एक स्टैटिस्टिक्स है, यदि उपवर्गीकरण हुआ तो कैसे होगा मालूम नहीं। यदि अनुपातिक तौर पर होता है तो बौद्ध और महारों को मिलाकर अनुसूचित जातियों में हमारी संख्या बनती है 73.39%। अनुपातिक तौर पर हमको आरक्षण मिला तो हमको मिलेगा 9.54%। मातंग समाज कुल अनुसूचित जाति में 12% है, उनको मिलेगा 1.63%। भाम्बी और चांबर उसके बाद आते हैं, उनका प्रतिशत 7.12 है, उनको मिलेगा 0.93%। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। उर्वरित जो 56 जातियां बची हैं उनका प्रतिशत है 6.7 पॉइंट है, उनको मिलेगा 0.90%। यदि वर्गीकरण होता है तो इस प्रकार से होता है, तो मेरा कहना यह है कि मातंग, भाम्बी, चांबर, उर्वरित जाति यदि इस प्रकार का वर्गीकरण बांट दिया जाता है तो सबसे अधिक किसके हिस्से में आने वाला है, फिर भी बौद्ध और महारों के हिस्से में सबसे अधिक आएगा। इन लोगों को 1% आरक्षण मिल भी गया, क्या यह उनकी समस्या का समाधान करेगा? उनको अफर्मेटिव एक्शन के आधार पर अपनी क्षमताएं बढ़ाकर 13% में हिस्सेदारी मांगनी चाहिए या क्षमता बढ़ाते हुए 1% के लिए नाराजगी होना चाहिए। मैं उन लोगों को सवाल कर रहा हूं जो लोग उपवर्गीकरण मानते हैं 1% के लिए। मातंग समाज ने 1% के लिए लड़ना चाहिए या हमारी क्षमताएं बढ़ाकर 13% में हम अधिकतम मांग मिलाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। या दूसरी बात है, एक बात मैंने कह दी कि 1% से उनकी समस्या का समाधान होगा नहीं, और कल समझो एक समूह बन गया जिनको 2% आरक्षण, उनमें 15 जातियां हैं, 15 जातियों में से कल 13 जातियां कहती कि 2 जातियों ने सारा आरक्षण ले लिया, हमको नहीं मिला, तो फिर क्या और भी उनका विभाजन करोगे और 1 करोगे और 2 करोगे? करना क्या चाहते हो? दूसरा, क्या हम तो नहीं चाहते कि महार रहे, हम तो नहीं चाहते कि मातंग ही रहना चाहता है, चांबार ही रहना चाहता है, भंगी रहना चाहता है। यदि नहीं चाहता है
वर्गीकरण उनको वैसे रखेगा, वर्गीकरण उनको वैसे रखेगा। यदि जाति अंत की लड़ाई लड़नी है तो उपवर्गीकरण उसमें बाधित होगा। सबके लिए शिक्षा की मांग करनी है तो उपवर्गीकरण हमें शक्ति प्रदान नहीं करता, उपवर्गीकरण हमें शक्तिहीन बनाता है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें फिर भी उपवर्गीकरण हमारे काम का नहीं है। शायद ये बातें हमको उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना पड़ेगा जो लोग उपवर्गीकरण की मांग करते हैं। शायद मान जाए, शायद, मगर मैं ये बात इसलिए आप लोगों के साथ कह रहा हूँ कि हमें इस मुद्दे को जिंदा रखना है। बाबा साहब के आधार पर इस मुद्दे को जिंदा रखना है। सरकार ने विदिन शेड्यूल कास्ट असमानता की जो बात कही है वो गलत है बाबा साहब की दृष्टि से, अनुच्छेद 16(4) की दृष्टि से और संविधान की दृष्टि से भी। औरों के लिए हम सारे ही अस्पृश्य थे, औरों के लिए हम आज भी अनुसूचित जाति है। हमारे परिवार में आर्थिक शैक्षणिक असमानता होती है, परिवार में जातियों में है, इसकी कोई दो राय नहीं है, हो सकती है, मगर उसके लिए उपवर्गीकरण यह कोई रास्ता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी किया है संविधान के दृष्टि से संगत नहीं है। धन्यवाद। लोखंडे सर का विशेष आभार। हे होते डॉक्टर, हे होते प्राध्यापक देवीदास घोडेस्वार, दीक्षाभूमीवर महिला संघाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करत होते.